एक्टिविटी रेशियो, ठीक है। अच्छा, एक्टिविटी रेशियो क्या होती है? एक्टिविटी का मतलब ही क्या होता है? काम। देखो मैं कह रहा हूँ ये एक बिजनेस है, ये कंपनी मान लो आप, ये कंपनी है, बिजनेस है, ये बिजनेस है। अब हम पता क्या करें, इस बिजनेस की एक्टिविटी की बेसिस पे, बिजनेस की एक्टिविटी की बेसिस पे हम डिसाइड करने जा रहे हैं बिजनेस अच्छा है या बेकार है। अच्छा, बिजनेस की एक्टिविटी क्या होगी? जैसे मान लो मेरे केस में मेरी एक्टिविटी क्या है? पढ़ाना। मेरा काम क्या है? पढ़ाना। भाई मैं सबसे ज़्यादा काम डेली बेसिस पे क्या करता हूँ? पढ़ाता हूँ और पढ़ा के पैसा कमाता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ मेरे हिसाब से मेरी एक्टिविटी, मेरा डिसीजन कैसे ले भाई, मेरा काम अच्छा चल रहा है या नहीं अच्छा चल रहा है, मैं पूरे साल में कितने बच्चे पढ़ा के कितनी फीस इकट्ठा कर लेता हूँ, कितने बच्चे पढ़ा दिया करता हूँ, ऐसे बोल सकते, फीस भी नहीं, पूरे साल में कितने बच्चे पढ़ा देता हूँ, वो मेरी परफॉर्मेंस को दर्शाता नहीं दर्शाता? अच्छा, मैं 2 बच्चे पढ़ा रहा हूँ पूरे साल में और मैं 200 बच्चे पढ़ा रहा हूँ पूरे साल में, तो अंतर है नहीं अंतर है? तो जो 200 बच्चे सुनेगा तो परफॉर्मेंस डिसाइड कर सकता नहीं कर सकता कि अच्छा 200 बच्चे पढ़ाता है तो इसके बाद स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट अच्छा है, यानी बिजनेस सही है, यानी कोचिंग का काम इसका सही है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ देखो, एक कपड़े की दुकान है, तो उसने पूरे साल में उसका रोज का काम क्या है? कपड़े बेचना। रोज काम, कपड़े खरीदेगा बेचेगा, कपड़े खरीदेगा बेचेगा, उसका काम डेली का कपड़े बेचना है। उसकी एक्टिविटी क्या है? कपड़े का सेल करना, सेल्स। समझ आ रहा है? यानी वो डेली बेसिस पे माल बेचता रहता है, खरीदता है बेचता है, खरीदता है बेचता है। तो उसकी एक्टिविटी क्या है? उसका काम क्या है? कपड़े की दुकान चलाना और जो माल बेचकर पैसा कमाना, यही तो है, रेवेन्यू कमाना। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि देखो, किसी भी बिजनेस की एक्टिविटी काम के बेसिस पे और डेली में, और बिजनेस डेली बेसिस पे जो काम कर रहा है, जो एक्टिविटी कर रहा है, देख लो स्टेशनरी की दुकान वाला स्टेशनरी बेचता होगा डेली, उससे ज़्यादा कोई काम करता होगा क्या? स्टेशनरी की दुकान वाला उससे ज़्यादा कोई काम करता होगा क्या? नहीं, ठीक है। मैं जो फर्नीचर में डील कर रहा है उसका डेली का काम क्या है? फर्नीचर बेचना, ठीक है। जो कपड़ों में डील कर रहा है उसका डेली का काम क्या है? कपड़े बेचना, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेच रहा है, जो टीवी फ्रिज मोबाइल वगैरह बेच रहा है, वो डेली क्या करता है? सबसे ज़्यादा काम वही करता होगा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ उसकी बिजनेस की एक्टिविटी के बेसिस पे, काम के बेसिस पे हम ये डिसाइड करने जा रहे हैं कि बिजनेस अच्छा है या बेकार है। एक्टिविटी का मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि पूरे साल वो बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है, चला रहा है। तो बिजनेस की टर्नओवर, एक्टिविटी को हम बोलते हैं टर्नओवर। हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं बिजनेस की टर्नओवर। टर्नओवर बोल दो या बिजनेस की बोल दो, इसी को बोलते हैं सेल्स। और ठीक है, और हम कंपनियों के केसेस में इसको सेल्स, हम सेल को ना सेल ना बुला के क्या बुलाते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। हम बिजनेस के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बेसिस पे डिसाइड करने जा रहे हैं कि वो बिजनेस अच्छा है या बेकार है। एक बात जायज़ बात है, एक बिजनेस पूरे दिन भर में माल बेचता रहता होगा, उसका काम ही दुकान खोली किस लिए? माल को बेचने के लिए। तो ऐसे पूरे साल में वो कितने का माल बेच देता है? पूरे साल वो माल खरीदता है बेचता है, खरीदता है बेचता है, तो पूरे साल में कितने का माल बेचा? उसकी मैं कह रहा हूँ उसकी टर्नओवर कितनी है, उसकी सेल्स कितनी है। हम उसकी सेल्स की बेसिस पे, टर्नओवर की बेसिस पे, जिसको हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसके बेसिस पे डिसीजन लेने जा रहे हैं कि बिजनेस की परफॉर्मेंस अच्छी है या बेकार है, बिजनेस अच्छा है या बेकार है। और एक बात तो, अगर मुझे सेल करनी है, अगर मेरी दुकान है, मेरे को सेल करनी है, तो मेरे पास रिसोर्सेज होंगे, मेरे पास दुकान होगी, मेरा शोरूम होगा, वहाँ पर बहुत सारी एसेट्स, फिक्स एसेट, बहुत सारी करंट एसेट यूज हो रही होगी। तो मैं क्या कर देखो, मैं अपनी एसेट्स को, अपने रिसोर्सेज को कितनी अच्छी तरह से यूटिलाइज करके सेल जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे केस में मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं कर रहा हूँ एसी यूज़ कर रहा हूँ, लाइट यूज़ कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। मैं अपने रिसोर्सेज को कितनी अच्छी तरह से यूज़ कर रहा हूँ और बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और फीस कमा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे केस में मेरे टर्नओवर क्या है, जो पूरे साल में कितनी की फीस रिसीव कर ली, ठीक है। तो मैं समझाना यही चाहता हूँ कि देखो, बिजनेस कितनी अच्छी तरह से अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है, करंट एसेट, फिक्स एसेट, सारी चीज़ों को यूज़ कर रहा है,
और टर्नओवर जनरेट कर रहा है, सेल्स जनरेट कर रहा है, पूरे साल में कितने की सेल कर देते हैं, जिसकी जितनी ज्यादा सेल उतना अच्छा बिजनेस। और तो ये तो तुमने भी देखा होगा कहीं, भाई मोमोज की दुकान पे एक दुकान पे बहुत सारी लाइन लगी हुई है और एक दुकान पे 4 कस्टमर है, ठीक है, तो जाहिर सी बात करते हैं वो बड़ा उसकी वो बड़ा अच्छा है भाई। डिसीजन कैसे लेते हो, बड़ा अच्छा है, तो उसकी कस्टमर की लाइन देख के, उसकी सेल देख के तो तुम बोल रहे हो ना वो बिजनेस अच्छा है। तो हम भी तो ये कह रहे हैं कि बिजनेस की सेल देखकर बात करेंगे अब की बारी। हम जो डिसीजन लेंगे बिजनेस की एक्टिविटीज, बिजनेस के काम की बेस पे, बिजनेस की परफॉर्मेंस की बेसिस पे। जाहिर सी बात है जिसके मोमोज लाइन लगा के बिक रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, और जिसके यहाँ 2 कस्टमर है उसकी परफॉर्मेंस बेकार है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, परफॉर्मेंस की बेसिस पे डिसीजन लेने जा रहे हैं कि बिजनेस अच्छा है या बेकार है। इसको हम एक्टिविटी रेशियो भी बोल सकते हैं, टर्नओवर रेशियो भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम परफॉर्मेंस बोलते हैं। परफॉर्मेंस, ठीक है। तो बिजनेस के काम की बेसिस पे, जिसका काम का है, बिजनेस का काम क्या, माल को बेचना, बिजनेस के काम की बेसिस पे, एक्टिविटीज की बेसिस पे डिसाइड करने जा रहे हैं कि बिजनेस अच्छा या बेकार है। जिसकी जितनी ज्यादा सेल उतना ज्यादा अच्छा बिजनेस, और जितनी ज्यादा सेल होगी इसका मतलब वो अपने रिसोर्सेज को, जो पैसा लगा रखा है बिजनेस के अंदर, कैपिटल लगा रखी है, जो उसके पास फिक्स एसेट, करंट एसेट्स है, जो लोगों से उधार ले रखा है, अपने बिजनेस के रिसोर्सेज को कितनी अच्छी तरह से यूटिलाइज करता है और पूरे साल माल को बेचता है, कितनी सेल जनरेट करता है, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट करता है, ठीक है जी। तो हमारे रेशियो का नाम क्या है, एक्टिविटी रेशियो। ठीक है, एक्टिविटी रेशियो बोल दो, या इसका नाम क्या होता है, और कर दो, टर्न ओवर रेशियो। या इसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस रेशियो। और बेटा इसका आंसर जो आएगा ना हमेशा टाइम्स में आता है, टाइम्स में 2 गुना, ऐसे बोलते हैं 2 गुना 3 गुना सेल है, 4 गुना सेल, ऐसे, ठीक है। अब देखो एक्टिविटी रेशियो में, जब हम एक्टिविटी रेशियो पढ़ेंगे तो ध्यान, आप समझ में आ गया, बिजनेस की एक्टिविटी, बिजनेस के काम के बेसिस पे हम डिसाइड करने जा रहे हैं। बिजनेस काम क्या है उसका, माल को बेचना, खरीदना। बिजनेस की जो सेल है उसके बेसिस पे डिसाइड करने जा रहे हैं, ठीक है। एक आध रेशियो इसमें परचेज की बेसिस पे डिसाइड की जाएगी। तो मैं कह रहा हूँ बिजनेस की एक्टिविटीज के बेसिस पे हम ये बात डिसाइड करने जा रहे हैं कि बिजनेस अच्छा है या बेकार है, बिजनेस की परफॉर्मेंस अच्छी है या बेकार है, ठीक है। अब देखो मैं कह रहा इसके अंदर हमें जो रेशियो पढ़नी है, इसके अंदर हमें रेशियो पढ़नी है, सबसे पहले पढ़नी है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। दूसरी पढ़नी है हमें इसमें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। और तीसरी पढ़नी है हमें ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। और चौथी पढ़नी है वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, ये 4 रेशियो पढ़नी है और सबके आंसर किस में देने होते हैं, टाइम्स में। ठीक है,
अब देखो बेटा, हम बात कर रहे हैं सबसे पहली रेशियो, फर्स्ट रेशियो की बात कर रहे हैं, इन्वेंट्री और टर्नओवर। चलो मैं इसको मिटा के करता हूँ, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। देखो अब माइंड में डाल लेना, जितनी भी रेशियो है इनका आंसर किस में आएगा, इसको हम जब आंसर देंगे तो टाइम्स में देंगे, सबका आंसर टाइम्स में आएगा, 2 गुना, 4 गुना, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स ऐसे बोलते हैं, इन सबका आंसर किस में आएगा, टाइम्स में। अब जब बात करें सबसे पहले देखना, हमारी जो फर्स्ट रेशियो है क्या नाम है उसका, इन्वेंट्री ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। देखो जो टाइम लगता है ना सिर्फ इसमें, बाकी जो 3 रेशियो है, बची हुई 3 रेशियो है, इसके अलावा जो 3 रेशियो उनको करने में टाइम नहीं लगता। अगर तुमने इसको समझ लिया तो अब बाकी सारी रेशियो आ गई, ठीक है, टाइम लगेगा इसमें। देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, अब देखो इन्वेंट्री का मतलब ही क्या होता है, स्टॉक। इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक होता है, ठीक है, स्टॉक इन्वेंट्री बात है कि, हालांकि हम इस चैप्टर में इसको इन्वेंट्री बोलेंगे, स्टॉक नहीं बोलेंगे, ठीक है। किताब में, पुरानी किताब में स्टॉक था, अब इन्वेंट्री बोलना ही ज़्यादा अच्छा है, वैसे बोल दोगे तो कोई गलत नहीं है, बट इन्वेंट्री आएगा, ठीक है। और इधर देखो टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, ठीक है, टर्नओवर का मतलब सेल्स। अब मैं समझाना क्या चाहता हूँ, देखो स्टॉक और सेल्स। अच्छा, स्टॉक को आज की डेट में हम स्टॉक नहीं बुलाते, क्या बुलाते हैं, इन्वेंट्री। और टर्नओवर को क्या बोलते हैं, सेल्स। सेल्स बोलते हैं नहीं, क्या बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। और स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री बुलाते हैं। बात समझिए। अब हम क्या देखने जा रहे हैं, देखो रिलेशन, किसमें रिलेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन्वेंट्री में, ठीक है। हालांकि सुना, हम किस में रिलेशन देखने जा रहे हैं, देखना इन्वेंट्री में और टर्नओवर। टर्नओवर को क्या बोलते हैं, और इन्वेंट्री तुम्हें पता है क्या होती है, जिस चीज में हम डील करते हैं, जिसका हम व्यापार करते हैं, जिसको हम खरीदते बेचते हैं, जिस चीज का हमारा बिजनेस है, वो हमारी इन्वेंट्री होती है। और टर्नओवर का मतलब इन्वेंट्री को बेच कर जितने हमने पूरे साल में माल बेचा, जितनी सेल करी, हमारे बिजनेस की टोटल सेल पूरे साल की कितनी है, इन्वेंट्री, ठीक है, टर्नओवर बोलते हैं। अब मैं एक बात बताओ, हम क्या कर रहे हैं, 2 चीजों में रिलेशन देखना है, एक तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब सेल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही हम सेल बोलते हैं, ध्यान रखना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और इन्वेंट्री में रिलेशन देखने जा रहे हैं, तो नाम से तो क्या लिखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अगर हम इसका अलग अलग मतलब बोले तो इन्वेंट्री और टर्नओवर, यानी तो बच्चों को में आएगा कि इन्वेंट्री और टर्नओवर का मतलब सेल्स यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऐसे निकालेंगे रेशियो। अगर नाम से पढ़े तो यही देखो, यही होगा। अगर हम नाम से डिसाइड करें इन्वेंट्री और टर्नओवर में रिलेशन, तो ठीक है, इन्वेंट्री आ गई और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, हो गया रिलेशन। लेकिन माइंड में डालना है, ये नहीं होता, ठीक है, ये नहीं होता। अब देखो ये रेशियो हमें क्या बता रही है, पहले ये देखो,
रेशो का मतलब समझो, जब मतलब समझ में आ जाएगा तो चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। देखो मैं दिखाना चाहती, ये बिजनेस है, और इस बिजनेस के पूरे साल में, मान लो इसने पूरे साल बिजनेस चलाया, इस बिजनेस को पूरे साल चलाया गया, इस बिजनेस की पूरे साल का सेल को क्या बोलते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, यानी टर्नओवर बोल दो पूरे साल की, या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोल दो, या सेल बोल दो। पूरे साल में मान लो इसने 1 लाख रुपए का माल बेचा, कितने का? 1 लाख का माल बेचा। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, इस बिजनेस की पूरे साल की सेल यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 1 लाख। टर्नओवर 1 लाख है इसकी। अच्छा, अगर इसकी टर्नओवर यानी सेल 1 लाख है, तो बताओ इसकी दुकान में जब तुम जाके देखोगे तो कितने का इन्वेंट्री पड़ी होती होगी? इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक। इन्वेंट्री, उसकी दुकान में कितने की इन्वेंट्री पड़ी होती होगी? अच्छा एक बात हो, जितने की भी इन्वेंट्री पड़ी होती होगी उसी को बेचता होगा तो सेल होती होगी। भाई तुमने शोरूम खोल के रखा हुआ है कपड़ों का, तो जितने कपड़े पड़े होते होंगे खरीद के रखे हुए हैं, उस कपड़ों को बेचोगे तो सेल होगी, कपड़ों को बेचोगे तो सेल होगी, इन्वेंट्री को बेचोगे सेल होगी, इन्वेंट्री को बेचोगे सेल होगी। हम इन्वेंट्री खरीद के लाते हैं, दुकान में रखते हैं, बेचते हैं, सेल हो जाती है, खरीद के लाते हैं, दुकान में रखते हैं, सेल हो जाती है, बेचते हैं तो सेल हो जाती है। हम इन्वेंट्री को बेचते रहते हैं, सेल होती रहती है, कस्टमर आता रहता है, सेल करते रहते हैं, कस्टमर आता रहता है, सेल करते रहते हैं। और इन्वेंट्री को बेच के इन्वेंट्री को बेच करके बार बार बेचते रहते हैं और सेल होती रहती है, और पूरे साल में देख लेते हैं कि कितने की सेल हुई, और पूरे जाके देखो कितने की सेल हुई और हमारी दुकान में कितने का इन्वेंट्री पड़ा रहता है यानी स्टॉक पड़ा रहता है। तो बताओ, अब मेरा क्वेश्चन ये है तुम्हारा, मैंने 1 लाख रुपए की सेल करी, तो मेरी दुकान में इन्वेंट्री क्या 1 लाख की पड़ी होती है क्या? हमेशा मैं जाके दुकान में देखूं तो 1 लाख रुपए की इन्वेंट्री पड़ी रहती होगी हमेशा क्या? देखो मैंने पूरे साल में 1 लाख का माल बेचा है, अगर मैंने पूरे साल में 1 लाख का माल बेचा है तो क्या मेरी दुकान में 1 लाख का सामान पड़ा होना चाहिए एट ए टाइम? जब भी जाके देखो, मैं जाके देखना, जाके दुकान में देखोगे तो गिन के ऐसे, दुकान में जाके तुमने उसके रैक वगैरह देखिए, उसका जो भी गोडाउन देखा तो क्या उसकी दुकान में या गोडाउन में 1 लाख का पड़ा होगा सामान? ठीक है, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है 1 लाख का पड़ा हो, लेकिन वो बहुत रेयर चांस हो कि भाई मैं कह रहा हूँ तुम 10 बारी गए तो एक बारी ऐसा हो सकता है कि उसकी दुकान में बेचा, उसने खरीद लिया होगा सामान, उतना पड़ा हो सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ 1 लाख की सेल करने के लिए 1 लाख की सेल करने के लिए 10 लाख का सामान रखना जरूरी है? 1 लाख का सामान रखना जरूरी है क्या? 1 लाख की सेल करने के लिए 1 लाख का सामान दुकान में होना चाहिए? नहीं भाई, मान लो मेरी दुकान में सिर्फ 10,000 का सामान है, तो 10,000 की सामान 10,000 का स्टॉक रख के मैं एट ए टाइम, जब भी तुम दुकान में जाओगे, तुम दुकान में जाओगे एट ए टाइम, जब भी मेरी दुकान में बैठोगे जाके देखोगे सामान गिनोगे तो 10,000 का दिख रहा है सामान। तुम दुकान में गए, दुकान में सामान को काउंट किया तो कितने का सामान इन्वेंट्री पड़ी थी? 10,000 की इन्वेंट्री पड़ी थी, और 10,000 की इन्वेंट्री रख के मैं 1 लाख की सेल कर सकता हूँ। कैसे भाई? देखो 10,000 का इन्वेंट्री पड़ी होती है, कस्टमर आता है, मैं बेच देता हूँ, 10,000 की इन्वेंट्री फिर खरीद के ला कर रख देता हूँ, फिर कस्टमर आता है फिर बेच देता हूँ, फिर 10,000 की इन्वेंट्री ला कर रख देता हूँ। भाई एट ए टाइम जब भी तुम मेरी दुकान में जाओगे ना तो तुम्हें दिखेगा कि 10,000 का सामान पड़ा हुआ है, और साल के आखिर में जब तुम मुझसे मिलोगे मैं बोलूँगा 1 लाख का माल बेचा मैंने, पूरे साल में मैंने 1 लाख रुपए का माल बेच दिया, 1 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कमाया मैंने। तो भाई 10,000 की सेल कर करके भाई दुकानदार सामान लाता है, बेचता है, लाता है, बेचता है, लाता है, बेचता है, ये सर्कल चलता रहता है। ठीक है, सामान खरीद के लाएगा, दुकान में रखेगा, बेच देगा, सामान खरीद के लाएगा, दुकान में रखेगा, बेच देगा। वो एट ए टाइम तो दुकान में जब भी जाओगे और ऑन ए रेट कभी 10 का, कभी 8 का, कभी 6 का ऐसा सामान पड़ा रहता है। ठीक है, और वो सामान बेचता है फिर खरीद के लाता है, बेचता है फिर खरीद के लाता है, यानी उसका सुना,
उसकी दुकान में इन्वेंट्री होती है, वो सेल में कन्वर्ट हो जाती है, इन्वेंट्री होती है सेल में कन्वर्ट हो जाती है, इन्वेंट्री होती है सेल में कन्वर्ट होती है। ऐसे कर करके 10,000 का स्टॉक रखता है, बेचता है, स्टॉक बिकता है, सेल हो जाता है, स्टॉक बिकता है, सेल हो जाता है। ऐसे स्टॉक रख के सेल कर करके पूरे साल में उसने 1 लाख की सेल कर दी। लेकिन दुकान में जाके देखोगे तो हमेशा 10,000 का स्टॉक पड़ा रहेगा, या उससे ऊपर नीचे हो सकता है, 5,000 हो सकता है, कभी 15 का हो, कभी 8 का हो, कभी 6 का हो। ऑन एंड मैं कह रहा हूँ दुकान में जाओगे तो ये नहीं है, इसका ये कंपलसरी नहीं है कि भाई 1 लाख की सेल करने के लिए 1 लाख का स्टॉक होना चाहिए। भाई अगर मेरे पास, मैं हर महीने 10,000 का सामान लाता हूँ, उसको बेच देता हूँ, हर महीने 10,000 का सामान लाता हूँ, उसको बेच देता हूँ, तो एक बात हो, और मेरी दुकान में तो हमेशा देखो मेरी बात सुना, मैं गया मार्केट से 10,000 रुपये गिन कर पेमेंट करी और 10,000 रुपये के सामान ले गया, तो मेरी दुकान में हमेशा 10,000 का सामान होता है, हर महीने 10,000 का सामान होता है, और वो सेल हो जाता है। और अगर हर महीने सेल होगी तो एक साल में तो 1,20,000 की सेल हो जाएगी। मैं तो सिर्फ 1 लाख बोल रहा हूँ, मैंने मान लो पूरे साल में 10 बारी माल बेचा तो 1 लाख की सेल कर दूंगा, और दुकान में सामान तो 10 का ही रहता है हमेशा। अब ये भी नहीं, मैं देखो मैं ये भी नहीं कह रहा कि दुकान में जाओगे तो एट अ टाइम हमेशा एग्जैक्ट 10 का ही होगा, कभी 8 का भी हो सकता है, कभी 9 का भी हो सकता है, कभी 15 का भी हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन मेरी दुकान में हमेशा स्टॉक ऑन एन एवरेज 10 का रहता है। देखो स्टॉक, अब देखो मेरी बात सुनो, तुम दुकान में जाके देखोगे तो कभी साल के पहले दिन देखोगे तो स्टॉक ज़्यादा हो सकता है, थोड़े दिन बाद जाओगे तो स्टॉक बिककर खत्म हो जाएगा, थोड़ा कम हो सकता है, और थोड़े दिन बाद जाओगे तो स्टॉक और थोड़ा कम हो सकता है, फिर दोबारा से स्टॉक खरीद के लाए, स्टॉक बढ़ भी सकता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि स्टॉक क्या कहते हैं एग्जैक्ट इतनी वैल्यू का ही होगा, स्टॉक फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। भाई बेच दे तो सामान तो स्टॉक कम हो जाता है, खरीद के लाते तो सामान तो स्टॉक बढ़ जाता है। तो ऑन एन एवरेज में मेरे पास साल के पहले दिन स्टॉक की वैल्यू कुछ और होगी, साल के एंड में स्टॉक की वैल्यू कुछ होगी, साल के मिड में स्टॉक की वैल्यू कुछ और होगी, हो सकता है पहले महीने स्टॉक की वैल्यू कुछ और, दूसरे महीने की स्टॉक की वैल्यू कुछ और। तो मैं अगर बात करूं भाई, अब डिसीजन क्या, मान लो मेरे को ये, मैं क्या करना चाहता हूँ कि देखो जब भी मैं दुकान में जाऊंगा तो मेरी दुकान के अंदर ऑन एन एवरेज में करूँ। ऑन एन एवरेज क्या मतलब क्या हो गया कि मैंने एवरेज ले लिया। भाई मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये, भाई कभी स्टॉक 8 का होता है, कभी 10 का होता है, कभी 5 का होता है, तो एक काम करो ना, एवरेज बता दो ऑन एन एवरेज कितना होता है, कि मैं कह रहा हूँ हर महीने एवरेज बेसिस पे कितना होता है। तो हमारे, मैं कह रहा हूँ एवरेज बेसिस पे 10,000 रुपये होता है। अगर एवरेज बेसिस कभी 8 का स्टॉक होता है, कभी 12 का स्टॉक होता है, कभी 15 का स्टॉक होता है, कभी 5 का स्टॉक होता है, तो स्टॉक तो फ्लक्चुएट होता रहता है, क्योंकि स्टॉक आता है बिकता है, स्टॉक आता है बिकता है, इन्वेंट्री आती है बिक जाती है। तो मैंने बोला ऑन एन एवरेज दुकान में कितना होता है, तो मैंने उसका सबका एवरेज ले लिया, एवरेज देखा तो मैंने बोला 10,000 रुपये। दुकान में हमेशा जब भी जाओगे आपको ऑन एन एवरेज, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हर पूरे साल के बेसिस पे एवरेज निकाले तो हमेशा एवरेज बेसिस पे दुकान के अंदर 10,000 का स्टॉक होता है। अच्छा 10,000 का स्टॉक रखता हूँ, यानी मेरी जेब से सिर्फ 10,000 रुपये खर्च होते हैं हर महीने, और उसको बेचता हूँ, स्टॉक को बेचता हूँ, सेल हो जाती है, स्टॉक को बेचता हूँ, सेल हो जाती है, स्टॉक को बेचता हूँ, सेल हो जाती है। ऐसे सेल कर करके अगर 10,000 का स्टॉक मैं बेचता हूँ, ठीक है, 10,000 का स्टॉक बेचता हूँ, तो सेल कर करके मैंने पूरे साल में 1 लाख की सेल कर दी। स्टॉक को बेच कर मैंने 1 लाख रुपए की सेल कर दी, बात हमारी। और हमारी जो, अब देखो मैं ये जो रेशियो ना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये यही बताती है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या बताती है कि भाई आप अपनी दुकान के अंदर, सुनना, आप अपनी दुकान के अंदर ऑन एन एवरेज कितने का स्टॉक रख के कितने की सेल कर देते हो। अपनी दुकान के अंदर आप कितने का स्टॉक रख के कितने की सेल कर देते हो, ठीक है। जैसे मैं कहूँ मैंने ऑन एन एवरेज 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी स्टॉक इन्वेंट्री में, 10,000 रुपए की इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट करी, और 10,000 में इन्वेस्ट करके मैंने पूरे साल में कितने की सेल कर दी, 1 लाख। हर महीने मेरा 10,000 इन्वेंट्री के अंदर मेरा 10,000 रुपये फंसा रहता है, क्योंकि 10,000 रुपये का सामान खरीद के लाके दुकान में रख देता हूँ। मेरी दुकान के अंदर 10,000 की इन्वेंट्री पड़ी होती है, 10,000 का स्टॉक पड़ा रहता है। तो मेरे से कोई पूछेगा कितना खर्च किया इस महीने, मैं कहूँगा 10,000, ठीक है। फिर अगले महीने कितना खर्च किया, 10,000। देखो भाई ऑन एन एवरेज हमेशा मेरा इन्वेंट्री में पैसा तो 10,000 ही लगा था, और 10,000 रुपये लगा के सेल कर करके मैंने कितने का की सेल कर दी पूरे साल में। तो 10,000 का स्टॉक मेंटेन करके दुकान के अंदर, शोरूम के अंदर 10,000 का स्टॉक मेंटेन करके मैंने कितने की सेल कर दी, 1 लाख। बात हमारी ये, और यही ये बताता है, ये बताता है कि भाई आप ऑन एन एवरेज बेसिस पे कितने का स्टॉक रख के कितने की सेल कर दिया करते हो, ठीक है।
और कितनी बारी सेल हुई देखो। अगर मैं 10,000 का 10 मैं कह रहा हूँ, अगर मैं 10,000 का स्टॉक रखता हूँ ऑन एवरेज बेस पे और मैं 1 लाख की सेल जनरेट करता हूँ, तो इसका मतलब मैंने कितनी टाइम्स बेचा? 10 टाइम्स। 10 बारी सेल करूंगा तब जाके, 10,000 के स्टॉक को 10 बारी सेल करूंगा तब जाके मेरा 1 लाख रुपए की सेल होगी। बात हमारी यहाँ तक कोई डाउट है क्या? और अगर मेरी रेशियो 10 टाइम्स आती है, रेशियो मेरी ये मान लो मेरा आंसर 10 टाइम्स आता है, इसका मतलब पता क्या? अगर मैं 1 रुपए का स्टॉक रखता हूँ तो 10 टाइम 1 रुपए का स्टॉक रख के 10 रुपए की सेल कर देता हूँ पूरे साल में। और ऑन एन एवरेज मेरा 1 रुपया इन्वेंट्री में फंस जाता है, 1 रुपये में इन्वेस्ट कर देता हूँ। 1 रुपये इन्वेस्ट करके पूरे साल में उसी को घुमा घुमा के मैं कितनी की सेल कर देता हूँ? 10 रुपये की। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है, बात समझ रही? तो एक बात हो सुनना, आप बताओ जरा, मैंने कोई पूछेगा तुमसे तो कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है, तो रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड इन्वेंट्री, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड इन्वेंट्री। ठीक है, तो हालांकि इसका देखो सुना, इसका नाम लिखा हुआ है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या लिखा है? लेकिन इसका फॉर्मूला उल्टा है, टर्नओवर और इन्वेंट्री। ठीक है, कोई पूछे क्या बताती है, तो ये बताती क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड इन्वेंट्री। बात मारिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड इन्वेंट्री। ठीक है, तो फॉर्मूला तो हम यहाँ पर आ जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में इन्वेंट्री। अच्छा, अब प्रॉब्लम पता है क्या? देखो ये 10,000, सुनो 10,000 मेरा ये 10,000 रुपये इन्वेंट्री था या एवरेज इन्वेंट्री था? एवरेज था। अच्छा, एवरेज समझा रहे? क्यों बोलो भाई? देखो साल के पहले दिन जाके देखो स्टॉक देखोगे तो स्टॉक 10,000 का हो सकता है, साल के एंड में जाके देखो तो स्टॉक 20,000 का हो सकता है। क्यों? खरीदा भी तो होगा बीच में। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ हर महीने जाके देखोगे तो स्टॉक अलग अलग वैल्यू पे होगा। भाई पहले महीने में स्टॉक 10 का हो सकता है, दूसरे महीने में स्टॉक 12 का हो सकता है, तीसरे में 8 का हो सकता है, चौथे में फिर 15 का हो सकता है। तो हर महीने की दुकान में जाके देखोगे तो स्टॉक अलग वैल्यू का पड़ा हो सकता है। तो हम किसको लें? साल के पहले दिन का स्टॉक ले, साल के एंड का स्टॉक ले, मिड का ले, कब का ले? भाई आप करो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेना है, पूरे साल की सेल, पूरे साल में कितने का माल बेचा, और एवरेज मैं कह इन्वेंट्री ले लो। इन्वेंट्री कौन से महीने की लूँ भाई? पहले महीने के लिए, दूसरे महीने के लिए, चौथे महीने के लिए। ठीक है, कौन से महीने के लिए? तो इसलिए हमने बोला कि एवरेज ले लो, एवरेज ले लो। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। पहले बताओ फॉर्मूले में कोई डाउट है क्या? ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, अब भी देखो यहाँ पर भी पता क्या होता है, देखो हालांकि देखो इसका जो नाम है ना, देखो क्या लिखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। मैंने बोला भाई टर्नओवर का मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है, यानी सेल होता है, और इन्वेंट्री का मतलब इन्वेंट्री स्टॉक। ठीक है, ये बात तो चलो जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई इन्वेंट्री कौन सी ले, ओपनिंग इन्वेंट्री ले, क्लोजिंग इन्वेंट्री ले, मिड की क्या ले, कौन सी ले? तो हमने बोला जी एवरेज ले लेते हैं। ये बात तो तय हो जाती है, एवरेज ले लेते हैं, क्योंकि भाई साल के पहले दिन के लिए, मिड के लिए, कौन सी दिन के लिए, तो ये डिसाइड करना मुश्किल है। तो हमने क्या बोला? एवरेज ले लो, ऑन एन एवरेज बेसिस पे डिसाइड कर लो। एवरेज निकाल लोगे तो वो हमें ये पूरे हर महीने की रिप्रेजेंट कर देगा, तो हमने एवरेज ले लिया। ठीक है, तो इन्वेंट्री को तुमने एवरेज कर दिया, कोई बात, ये बात तो सही है, चलो इन्वेंट्री एवरेज ले लेंगे। अब प्रॉब्लम देखो क्या है, इन्वेंट्री का मतलब एवरेज, ये तो बात क्लियर हो गई। लेकिन ये टर्नओवर का मतलब तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है, तो मैंने ले लो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। प्रॉब्लम पता है क्या? देखो देख लो, देखना इन्वेंट्री का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल से ज्यादा अच्छा रिलेशन होगा या कॉस्ट से? सेल से या कॉस्ट से? जरा सोचो, मेरी दुकान में, सुना, मेरी दुकान में जो सामान रखा है ये कॉस्ट पे होता है या सेल पे होता है? कॉस्ट पे होता है या सेल पे होता है? दुकानदार जब दुकानदार की भाषा सुनिए तो जब वो बोलता है आपके लिए तो दे रहा हूँ कॉस्ट पे, जितने के खरीद के लाऊं उतने में दे रहा हूँ, ये तो बोलता है। अब तुम सामान खरीदने जाओ तो तुम बोलते हो महंगा दे रहे हो, वो कहता नहीं नहीं आपके लिए तो सस्ता है, आपके लिए तो मैं जितने में खरीद के लाऊं उतने में दे रहा हूँ, कॉस्ट पे दे रहा हूँ। बात मेरी बात। तो दुकान के अंदर कॉस्ट पे होता है, सेल पे होता है?
कॉस्ट पे होता है, ध्यान ना। और अगर कॉस्ट पे होता है, मेरी बात सुना, दुकान में अगर कॉस्ट पे होता है तो तुम्हारे ज्यादा बेटर रिलेशन इसका सेल के साथ है कॉस्ट के साथ है? कॉस्ट के साथ। मैं पता है मुझे क्या बोलना चाहिए, मुझे ऐसे बोलना चाहिए कि मैं ऑन एन एवरेज बेसिस पे, सुनना मेरी बात, मेरी दुकान के अंदर ऑन एन एवरेज बेसिस पे हर महीने का ऑन एन एवरेज बेसिस पे मैं जब भी जाके दुकान में देखता हूँ तो 10,000 का स्टॉक होता है, यानी 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करके 10,000 रुपये का स्टॉक में पैसा लगा के ऑन एन एवरेज 10,000 का स्टॉक रख के मैं, सुनना मैं कह रहा हूँ, मैं द कॉस्ट ऑफ, देखना बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, 10,000 का स्टॉक रख के मैं क्या करता हूँ, 1,00,000 की कॉस्ट का माल बेच देता हूँ। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मेरी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब देखो ये बात ज्यादा अच्छी लग रही है एज कम्पेयर टू सेल। क्या मैं कह रहा हूँ, सर मैं ऑन एन एवरेज बेस पे 10,000 की कीमत का स्टॉक रखता हूँ दुकान में, और 10,000 की कीमत का स्टॉक रख के पूरे साल में 1,00,000 की कीमत का माल बेच दिया करता हूँ, 1,00,000 की कॉस्ट का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेच दिया करता हूँ। ठीक है, तो 10,000 का स्टॉक रखते हो और दुकान में जो सामान होता है वो कॉस्ट पे होता है, तो मैं कहूँगा 10,000 की कीमत का, 10,000 की कॉस्ट का स्टॉक रख के ऑन एन एवरेज बेसिस पे 10,000 का स्टॉक रख के मैं 1,00,000 रुपए की कॉस्ट का सामान बेच देता हूँ, 1,00,000 की लागत का सामान बेच देता हूँ। तो मेरे हिसाब से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ लिखा जरूर है टर्नओवर, लेकिन होना क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि दुकान में सामान कॉस्ट पे होता है। तो यूं बोलोगे ना 1,00,000 की कीमत का माल बेच दिया, 10,000 का स्टॉक रख के 1,00,000 की कीमत का 1,00,000 की कीमत वाला माल बेच दिया, तो वो ज्यादा अच्छा रिलेशन बताएगा एज कम्पेयर टू सेल। ठीक है, तो रियलिटी में पता क्या, देखो सुना ढंग सुनो, किताब में फॉर्मूला भी यही है, बुक में यही है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एवरेज। तो टीचर तुमसे पूछ ले कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बता दो, तो तुम क्या पहले बताओ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब, तो तुम बोलोगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, क्या इसका क्या मतलब होता है कि सर मैं टीचर को क्या बोलोगे, इसका क्या मतलब है, तो तुम बताओगे कि हम ऑन एन एवरेज बेसिस पे हमारी दुकान में कितने का सामान रख के कितनी कीमत का माल बेच दिया करते हैं पूरे साल में। भाई मैंने ऑन एन एवरेज इन्वेंट्री, कितनी रुपए की एवरेज इन्वेंट्री रखी, कितने रुपए ऑन एन एवरेज बेसिस पे मैंने कितने रुपए की इन्वेंट्री रखे, स्टॉक रखे, पूरे साल में कितनी कीमत का माल बेच दिया, पूरे साल में कितनी कीमत का माल बेचा, इसी को बोलते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अच्छा, अगर क्वेश्चन में ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ना दे रखा हो, मैं कह रहा हूं अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ना दे रखा हो और निकालना भी पॉसिबल नहीं है, उस केस में हम यहां पर क्या ले लेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर्मूले में आएगा, लेकिन कब आएगा, जब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना पॉसिबल ना हो। क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे भी नहीं रखा और हम निकाल भी नहीं पा रहे, तब हम क्या ले लेंगे, सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स। सेल्स दे रखी होगी तो उसको ले लेंगे। कोई डाउट है तो बताओ यहाँ तो, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है। अब देखो बेटा, यहां तक कुछ पूछना है और इसका आंसर किस में आएगा, टाइम्स में। अब देखना, अब तुम्हें मगर अब तुम्हें क्या जानना है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालते हैं। तो देखो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए पहले ने मैं तुम्हारे को 11th क्लास के फॉर्मूले पे 11th क्लास में हमने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा था, उसकी बात बताने जा रहा हूँ। 11th क्लास में हमने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा था, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता था उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर 11th क्लास का ट्रेडिंग अकाउंट क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद ये वाले फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। और नए फॉर्मेट से एक नए फॉर्मेट मैंने इसलिए लिया है, पढ़वाया तुमसे, क्योंकि नए फॉर्मेट में से एक फॉर्मूला बनेगा। देखना बेटा, सुनना, 11th क्लास में हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, वो बना के दिखा रहा हूँ तुमको।
लॉन्ग टर्म में हम बनाते थे ट्रेडिंग काउंट, उसके नीचे लिखते थे फॉर द ईयर एंडेड, फिर लिखते थे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखना बेटा, सबसे पहले हम क्या करते थे, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो सबसे पहले यहां दिखाते थे ओपनिंग स्टॉक। मान लो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक 10,000 का है, ओपनिंग स्टॉक 10,000 का। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक क्या था, ये वो स्टॉक है जो पिछली साल नहीं बिका, पिछले साल का अनसोल्ड स्टॉक जो इस साल हम सबसे पहले बेचेंगे। भाई पिछले साल जो माल नहीं बिका था क्या करोगे, उस पिछले साल जो माल नहीं बिका था उसको क्या फेंक देते हैं क्या, नहीं, उसको उठाते हैं और मगर उसको नई बुक्स, नए साल में जब हमारा न्यू अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है तो पुराने स्टॉक को सबसे पहले नई बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं और उसको दिखाते हैं ओपनिंग स्टॉक। और जो पुराना माल होता है दुकानदार सबसे पहले निकालने की सोचता है कि पहले बेचूंगा। तो 10,000 तो पुराना बचा हुआ माल था, पिछले साल का अनसोल्ड स्टॉक जो इस साल हम बेचेंगे उसको ओपनिंग इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री। फिर हम यहाँ दिखाते थे परचेज। मान लो मैंने पूरे साल में 1 लाख की परचेज कर ली, 1 लाख की परचेज कर ली। अच्छा, परचेज रिटर्न मैं नहीं ले रहा, परचेज में से अगर कोई रिटर्न होता तो वो वापस कर देते, माइनस कर देते हैं, मैं नहीं ले रहा समझाने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखो, जब ये सामान हमने खरीदा, जब हमने सामान खरीदा तो सामान खरीद के ला रहे थे जब, ठीक है, तो सामान उड़ के तो नहीं आएगा, किसी न किसी कन्वेंस के थ्रू आएगा। मैं कैरिज, तुमने कोई गाड़ी बुक करी उससे आया तो उसको बोलते थे कार्टेज या फ्रेट या कैरिज, कार्टेज फ्रेट कैरिज। जो खर्चा सामान को गोडाउन तक या शोरूम तक लाने का जो खर्चा हुआ उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ यहाँ पर फ्रेट, ठीक है, कितने रुपए फ्रेट पे कर दिया, मान लो 5,000 रुपये, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये याद किलो क्या, और भी बहुत सारे खर्च होते हैं, वेजिस भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। इसके अलावा मैं कह रहा हूँ फैक्ट्रियों में मशीनों को चलाने के लिए पावर यूज की जाती है, मशीनों को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, पावर फ्यूल वगैरह यूज होता है, वो सब क्या है, डायरेक्ट। मैं एक डायरेक्ट एक्सपेंस ले रहा हूँ जानबूझ के समझाने के लिए, और से बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था कि देखो, मान लो ये ट्रेडिंग अकाउंट साल के एंड में बनाया था, तो पूरे साल में क्या हुआ, पूरे साल में देखो क्या हाल है, मेरी दुकान में 10 का या मेरे शोरूम में 10 का सामान पहले से पड़ा था, मैंने कितने का और खरीद लिया और उसमें 5,000 खर्च भी कर दिया। तो अब बताओ मेरी दुकान में कितनी कीमत का माल पड़ा हुआ है, मेरी दुकान के अंदर 1,15,000 का सामान पड़ा हुआ है। कितने का पड़ा हुआ है, 1,15,000। अच्छा, 1,15,000। और जब साल के आखिरी में देख रहा हूं ना, तो दुकान के अंदर अभी भी देख क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी जो सामान बिका नहीं पड़ा हुआ है, अभी भी मान लो 25 का सामान पड़ा है। कितना बिका हुआ है, ठीक, या 15 ले लो, चलो 15 ले लो। मेरी दुकान के अंदर अभी भी 15 का सामान पड़ा हुआ है। अच्छा, एक बात हो, कितने का सामान था दुकान के अंदर, 1,15,000 का, उसमें से अभी भी 15 का पड़ा हुआ है, तो कितने का बिक गया, कितने का बिक गया, 1 लाख का। अच्छा, ये 1 लाख का बिक गया, 1 लाख सेल है या कॉस्ट है, कॉस्ट है। मैं क्या करूँ, देखो मेरी दुकान में 1,15,000 की कीमत का सामान पड़ा था, सुनना मेरा सेंटेंस देखना, मेरी दुकान के अंदर 1,15,000 की कीमत का सामान पड़ा था, ठीक है, जिसमें से 15,000 की कीमत का सामान अभी भी पड़ा हुआ है। इसका मतलब कितनी कीमत का सामान बिक गया, 1 लाख। समझ रहे, 1 लाख। अच्छा, कैसे निकाला 1 लाख, बता दो मुझे, बताओ जरा, ये कैसे निकाला तुमने पता क्या किया, इन सबको जोड़ लिया तो कीमत पता चल गई। 1 लाख की कीमत का माल, उसमें से क्या माइनस कर दिया, तो क्या इससे फॉर्मूला बन जाएगा क्या, देखो, कॉस्ट ओपनिंग इन्वेंट्री भाई, इसको ओपनिंग स्टॉक को ओपनिंग इन्वेंट्री बुलाते,
ओपनिंग स्टॉक इन्वेंट्री बुलाते हैं। परचेज कितनी है? 1 लाख। परचेज बोल दो, या यहाँ पर बोलते हैं परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, बात है की है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज, परचेज बोल दो या नेट परचेज, परचेज में से कुछ रिटर्न है तो माइनस करने के बाद, तो मैं लिख देता हूँ नेट परचेज। नेट परचेज, ठीक है, कोई डाउट है क्या? ठीक है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड बोलते बात एक ही है। स्टॉक इन ट्रेड मतलब वही इन्वेंट्री जो हमने जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं उसको खरीदा, इन्वेंट्री। अच्छा, प्लस क्या कर दूं? डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस का नाम दिया होगा तो वो लिख देंगे, और माइनस क्या कर दिया मैंने? क्लोजिंग इन्वेंट्री। बात में आ गई क्या? लो जी बता दो जरा, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? परचेज कितनी है? 5,000। कितना आ गया? ठीक है, हो गया। तो मेरी दुकान में देखो, अगर मैं कितनी कॉस्ट का माल बेच दिया मैंने पूरे साल में? पूरे साल में 1 लाख की कीमत का माल बेच दिया। पूरे साल में 1 लाख की कीमत का माल बेच दिया। अच्छा, समझ में आ रहा है? 1 लाख की कीमत बेच दिया। अच्छा, और मेरी दुकान में एवरेज इन्वेंट्री कितनी बड़ी थी? तो देखो एवरेज कैसे लेते, देखो सुना, एवरेज कैसे? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2, इनको जोड़ लो, बताओ एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री बता दो। एवरेज इन्वेंट्री बता दो। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी? क्लोजिंग कितनी थी? दोनों। अच्छा, एवरेज डिवाइड बाय 2 क्यों कर रहा हूं, समझ आ रहा है? 1 नंबर ये, 1 नंबर ये, 2 नंबर तो 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? कितना? 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 1,000 डिवाइड बाई 125 कितना आया बताना जरा जल्दी, काट के बताओ जल्दी से, देख लो। 4/5 4/5 हाँ, 0.8 टाइम्स, ठीक है। बाद में वैसे मैंने एग्जांपल लिया है अपनी तरफ से, तो इसलिए पॉइंट में आ रहा है, वैसे पूरा आ जाएगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स, ठीक है, ऐसे 8 आएगा, सही है ना? कहा 8 आएगा, 3 जीरो ऊपर तो सही है आंसर। चल देख लो, फोन से करके देख लो। 500 ही आएगा, 1000 बटा 125, 500 ही आएगा, 8 होगा, 1000 बटा 8 होगा, ये कितना है? तो 8 टाइम्स आ गया सीधा। 8 टाइम्स में, ठीक है, 1000 डिवाइड बाई 125, 8 टाइम्स आ गया ना सीधा सीधा आंसर। चलो तो अच्छी बात है, तो बहुत अच्छा आ गया, हो गया, बात क्लियर हो गई। चलो अब देखो, पहले तो मतलब समझ लो कि इसका मतलब पता क्या, देखो 8 टाइम्स आया, इसका मतलब 8 टाइम्स का मतलब क्या है? अगर मैं 1 रुपए स्टॉक के अंदर 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो 1 रुपए इन्वेस्ट करके पूरे साल में 5 टाइम्स, यानी कितना? 5 रुपए की, 8 टाइम्स, 8 टाइम्स मतलब पूरे साल में 8 रुपए की सेल करता हूँ। 1 रुपए इन्वेस्ट करके 8 रुपए की सेल, ऐसे बोल सकता हूँ 1 लाख इन्वेस्ट करके 8 लाख की सेल, ठीक है, 1 लाख इन्वेस्ट करके 8 लाख की सेल, बस मेरे, तभी तो 8 टाइम्स आएगा, नहीं आएगा? तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है, कि हम ऑन एन एवरेज कितने रुपए का स्टॉक रखते हैं और कितनी
कितनी कीमत का माल बेच दिया करते हैं, कितनी कॉस्ट का माल बेच दिया करते हैं, कितनी सेल नहीं करते, कितनी कीमत का। अगर सेल लेंगे तो ये बोलते कितनी सेल करते हैं। बात में आ गई। पहले बताओ ये फॉर्मूला समझ में आया क्या? अच्छा अब देखो जरा, सुनो मेरी बात सुनो। अच्छा मैंने क्या बोला, देखो 10,000, इधर देखो बेटा, 10,000 प्लस 1,00,000 प्लस 5,000, 1,05,000। मेरी दुकान में 1,05,000 का सामान पड़ा था, 1,15,000 का सामान पड़ा था। अच्छा 1,15,000 में से 15 का अभी भी पड़ा है, इसमें मतलब कितने का बिक गया? 1,00,000 वाला। 1,00,000 वाला क्या मैंने 1,00,000 में बेचा होगा? 1,00,000 वाला 1,00,000 में बेचोगा, महंगा बेचा होगा। दुकान से जब मेरी बात सुना, जब दुकान से सामान निकलता है तो कॉस्ट पे निकलता है, कस्टमर के हाथ में जाते हैं कि प्रॉफिट जुड़ जाता है उसमें, कस्टमर को हम प्रॉफिट जोड़ के देते तो सेल पे होता है। तो हमारा जो सेल्स होगा यहाँ पर वो ज्यादा होगा नहीं होगा? मान लो मेरी तरफ से मैं कह रहा हूँ, मान लो 1,50,000 में बेच दिया। अब बताओ जरा कितनी की, सुना, कितनी कीमत वाला माल बेचा, कितनी कॉस्ट का माल बेचा? 1,15,000, 1,00,000। कितनी कीमत का माल बेचा? 1,00,000। समझ आया? कितनी कीमत का माल बेचा उसी को क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कितनी कॉस्ट का, कितनी कीमत का माल बेचा उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कितने में बेचा? 1,50,000। कितने में बेचा? इसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल। ठीक है, अब पहले तो समझ में आ रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किसे कहते हैं और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल, कितने का माल बेचा, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाला कितने वाला माल बेचा, कितने वाला माल बेचा, कितनी कीमत का माल बेचा? 1,00,000। और कितने में बेचा? 1,50,000। कितने वाला बेचा वो क्या है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कितने का बेचा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? और एक बात हो, फिर से पूछो, कितनी कीमत का माल बेचा? 1,00,000। कितने में बेचा? तो कितने का फायदा? 50,000 का जो फायदा था उसी को बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो मेरे ग्रॉस प्रॉफिट मैंने पता कर लिया, नहीं कर कितना? और ये 50,000 ये कैसे निकालते हैं? इधर देखो, 50,000 हम कैसे निकालते थे? 1,50,000 प्लस 15,000 कितना हो गया? 1,65,000। अच्छा 1,65,000 में से मैंने क्या कर दिया, कितना माइनस कर दिया? 1,15,000। तो कितना आया? 1,65,000 माइनस 1,15,000 कितना आ गया? समझ में आ गया? ऐसे निकालते थे, समझ में आ गया? अच्छा तो इसका मतलब एक चीज बताओ, सुनो, अभी तुमने बोला कितनी कीमत का माल बेचा? कितनी कीमत का माल बेचा? 1,00,000। कितने में बेचा? अच्छा 1,00,000 का सामान 1,50,000 में बेचा, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? 50,000। तो इसका मतलब मैं कह रहा हूं सेल और कॉस्ट का डिफरेंस क्या है? 50। उसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। यानी अगर मैं कॉस्ट में ग्रॉस प्रॉफिट जोड़ दूं तो सेल आ जाएगा। भाई कॉस्ट में ग्रॉस प्रॉफिट जोड़ दूं तो सेल आ जाएगा, या उल्टा बोल दो, सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दूं तो कॉस्ट आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? भाई तुम मैं क्या कर दो, 1,50,000 में से 1,50,000 में से ग्रॉस प्रॉफिट हटा दो, क्या बचा? कॉस्ट। कॉस्ट बचा ना, कितनी कीमत का माल बेचा। या उल्टा बोल दो, अगर कॉस्ट में ये रहा 1,15,000 माइनस 15 कितना बचा? एक में 50,000 जोड़ दो तो क्या देगा? सेल। समझ क्लियर हो गया? तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकालने का एक फॉर्मूला और हो गया। देखो क्या बता दो जरा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का एक फॉर्मूला और बता दो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या है? सेल, उसमें से क्या घटा दूं? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अगर मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ग्रॉस प्रॉफिट घटा दूं तो भी तो आ जाएगा। करके देखें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? कितना आ गया? ठीक है 1,00,000। समझ में आ गया? अच्छा इसका मतलब अगर मुझे सेल निकाले तो सेल भी निकाल सकते हो। सेल कैसे निकालोगे? सेल कैसे निकालोगे?
कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी 1,00,000, 1,00,000 में क्या जोड़ दूं, ग्रॉस प्रॉफिट, तो आ जाएगी सेल, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। ये बात याद रखना, क्लियर हो गया। और मेरी बात सुना, ये बात सबको समझ रही ना, ये तो फॉर्मूले बने हुए हैं, ये जितने भी, ये दोनों तो मैंने दिखा दिया कि पुराने फॉर्मेट से कैसे, पुराना जो 11वीं क्लास में ट्रेडिंग काउंट होता था, आज की डेट में बेटा ये ट्रेडिंग काउंट नहीं होता। कंपनियों के, हम तो रेशियो पढ़ रहे हैं कंपनियों के पॉइंट से, कि कंपनी के पॉइंट से हम कंपनी की जो बैलेंस शीट हो गया, स्टेटमेंट पीएनएल हो गया, हम उसको स्टडी करते हैं, ठीक है, उसका एनालिसिस करते हैं, तो हम रेशियो का यूज़ करते हैं और एनालिसिस करके हम उसको स्टडी करके इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, उसी को हम बोलते हैं रेशियो एनालिसिस, इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। अब मैं कह रहा हूँ, तो जब हम कंपनियों का स्टेटमेंट पीएनएल, कंपनी की बैलेंस शीट स्टडी करेंगे, तो वहाँ पर ट्रेडिंग काउंट की नाम की चीज़ नहीं होती। तो कंपनियों का ट्रेडिंग काउंट और कंपनियों का प्रॉफिट लॉस काउंट दोनों को मिला के क्या बन गया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बन गया, स्टेटमेंट ऑफ। जैसे 11वीं क्लास में हम पढ़ते थे तो वो सोल प्रोप्राइटर की पॉइंट से पढ़ते थे। सोल प्रोप्राइटर वाला क्या बनाता था, अपना एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाता था, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता था, एक बनाता था बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट तो आज भी कंपनियों के केस में बनाई जाती है, बस फॉर्मेट वहां पर एज पर कंपनी तक 2013 बनता है, ठीक है। और ट्रेडिंग पीएनएल जो होता है वो खत्म करके एक ही चीज बनाया जाता है, क्या, स्टेटमेंट पीएनएल, वो भी एज पर कंपनी तक 2013 हो गया। कोई डाउट है तो बताओ। अब इसका मतलब नए फॉर्मेट से भी तो हमारा वो निकाल, नए फॉर्मेट से मैंने ये पहले बता दिया, तो नए फॉर्मेट में हम सेल को क्या बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और उसमें से क्या माइनस कर दें, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, कहीं देखो नए फॉर्मेट में कहीं कहीं लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ तो ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आता था, नए फॉर्मेट में तो ग्रॉस प्रॉफिट है ही नहीं, तो ग्रॉस प्रॉफिट पता कैसे चलेगा, वो क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन में तुम्हें आइडिया देगा 10% ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे देगा या कुछ दे देगा, आइडिया देगा रेशियो का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, अच्छा बता देगा या तो तुम्हें ग्रॉस प्रॉफिट इतना है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नया फॉर्मेट देखो, नए फॉर्मेट में भी तो, नए फॉर्मेट के अंदर भी तो कुछ ना कुछ कॉस्ट निकालने का तरीका होगा। देखो इन्वेंट्री तो यही होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2, उसमें क्या है, इन्वेंट्री में कुछ तो ना होगा। अच्छा नए फॉर्मेट में देखो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखो नए फॉर्मेट में कोई बड़ा काम नहीं किया, नए फॉर्मेट में एक मैं कहने जो फॉर्मेट बताया है वो ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, जाहिर सी बात है। एक बताओ, ट्रेडर क्या करता है, बना बनाया सामान लाता है, दुकान में रखता है और बेचता है। ट्रेडर बना बनाया सामान लगता है, लाता है, दुकान में रखता है, बेचता है, और मैन्युफैक्चरर बनाता है फिर बेचता है। तो तुम्हें रॉ मटेरियल फैक्ट्री में लगता होगा या ट्रेडर के पास लगता होगा, फैक्ट्री में, ठीक है। जिस दुकान से मैं कुर्सियां खरीद के लाया, वो इसमें बताओ कौन सा रॉ मटेरियल लगाता होगा, दुकान से जहां से लाया, जिस फैक्ट्री से खरीद के लाया वो तो प्लास्टिक खरीद के लाता होगा, वो तो प्लास्टिक खरीद के लाता होगा। तो मेरा कहने में क्या है, जो फॉर्मेट पढ़ा रखा है ना वो ट्रेडर के पॉइंट से भी दे रखा है और मैन्युफैक्चरर के पॉइंट से दे रखा है। तो मैं कह रहा हूँ अगर हम फॉर्मेट याद करके, तो देखो हमारे फॉर्मेट में डेबिट साइड में मैं कह रहा हूँ फॉर्मेट में क्या है, एक तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसके बाद क्या थी अदर इनकम, दोनों को जोड़ दिए तो क्या गया टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या मैंने दिखाया, सेल्स, माल को बेच के जो पैसा कमाया उसे हम क्या बोलते हैं, सेल्स। अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेंटिंग ऑफ सर्विसेज, वो हमारा क्या होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था उसी को हम जो हमारा सेल है वही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। तो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। अच्छा अब बात करें एक्सपेंसेस में, एक्सपेंसेस में सबसे पहले क्या दिखाया था, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अच्छा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम बोला बेटा, एक बेटा है कंज्यूम, ठीक है, कंज्यूम में, और मटेरियल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम मतलब कितना मटेरियल तुमने कंज्यूम कर लिया, और कंज्यूम कर लिया पता कैसे निकलेगा, आपकी दुकान में देखो, सुनना बेटा, आपकी दुकान में देखो मैं कह रहा हूँ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलेगा, देखो सुनना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकलेगा कि आपके पास देखो बेटा, आपके पास पहले से कितना रॉ मटेरियल था, मटेरियल बोल रहे हैं ना, फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल यूज होता है, आपके पास रॉ मटेरियल पहले से कितने का था, 10 का, आपने रॉ मटेरियल खरीद लिया मान लो 1,05,000 का, कितने का, 1,05,000 का, और अभी भी आपके पास रॉ मटेरियल फैक्ट्री में पड़ा हुआ है कितने का, आपकी फैक्ट्री में अभी भी रॉ मटेरियल कितने का पड़ा है,
15 का, तो कितना कंज्यूम कर लिया? 1 लाख। ठीक है, मैं समझाना क्या चाहता हूं, देखो कंज्यूम कैसे निकालोगे, कंज्यूम कैसे निकालोगे? कितना रॉ मटेरियल हमारे पास पड़ा था, कितना हमने और खरीद लिया? भाई मेरे पास 10 का पहले से पड़ा था, 1,05,000 का और खरीद लिया, तो कितना पड़ा हुआ कंज्यूम करने के लिए? कितने का पड़ा हुआ है कंज्यूम करने के लिए? 1,15,000। उसमें से कितना साल के एंड में पड़ा हुआ है? 15। तो कितना कंज्यूम हो गया? ठीक है, बात तुम्हारी ऐसे समझ लो, नहीं तो तुम्हारे घर में 10,000 की सब्जियां पड़ी हुई थी, 1,05,000 की सब्जी और खरीद के लाए, ठीक है, और आखिरी में देखा तो 15 की पड़ी है, इसका मतलब कितनी खा गए? बासमती किलो गया। तो जितनी कंज्यूम हो गई, यूज करके खत्म कर दिया, वो उसे बोलते कंज्यूम। तो मेरा कहना है क्या, देखो जो फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट जो फॉर्मेट है उसमें लिखा हुआ है रॉ मैं कह रहा हूँ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कितना मटेरियल हमने कंज्यूम कर लिया। कंज्यूम कर लिया इसका मतलब क्या, उसमें ओपनिंग सुना, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का चेंज हमने पहले ले लिया। देख लो ओपनिंग स्टॉक और भाई अगर मैं ये 1,05,000 उठा के बाद में लिख दूं और 15,000 पहले लिख दूं तो क्या हो नहीं सकता? क्या हो सकता है? और ओपनिंग स्टॉक यानी ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, इसी को तो बोलते हैं चेंज इन इन्वेंट्री। तो अगर मैं कह रहा हूं इसको छुपा लो, प्लस में तो इसको आगे पीछे तो ले ही सकते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, इसी को तो चेंज बोलते हैं। तो इसका मतलब चेंज ले लिया। अगर हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम लिख रहे हैं, इसका मतलब उसमें रॉ मटेरियल का चेंज एडजस्ट हो चुका है। ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ले चुके हम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री एडजस्ट होती है पहले से, ठीक है, पहले से एडजस्ट है। अब देखो कि मैं कह रहा हूं हमें क्या निकलना है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो माल बेचा गया, जो माल हमने बेच दिया, उसकी लागत कितनी थी? तो देखो जितना मटेरियल मैंने कंज्यूम कर दिया वो उसकी लागत थी नहीं थी, जितना माल मैंने बेच दिया, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ जितने का माल बेचा उसकी कॉस्ट निकालें, लागत। तो भाई माल बनाने में कॉस्ट खर्च हुई नहीं हुई? कितनी कीमत का माल खर्च कर दिया? 1 लाख। तो उसे बोलेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। जो कंज्यूम कर लिया वो माल बनाने में यूज होगा नहीं होगा? तो वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा नहीं बनेगा? तो 1 लाख। अच्छा, इसके अलावा हो सकता है कोई और मटेरियल यूज होता हो, ठीक है, जैसे मान लो ये मार्कर ही लगा लो, इस मार्कर के अंदर बहुत सारे मटेरियल यूज होते हैं, जरूरी एक यूज होता है, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूँ इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या होता है कि भाई इंक यूज हो रही है, ये फॉर्म यूज हो रहा है, ये यूज हो रहा है, बहुत सारे यूज है। वो तो ये तो अच्छा, ये सब खरीदेंगे तो ये तो तुम्हारा रॉ मटेरियल में आ जाएगा, सारा मटेरियल में आ जाएगा, वो जोड़ लेंगे। इसके अलावा देखो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दे रखा है, सुना, इसके अलावा उसमें अगला क्या देखा है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अच्छा, जो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड देखा है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दे रखा है, अब वो दे रखा है ट्रेडर के पॉइंट से, कि अगर मान लो ट्रेडर होगा, ट्रेडर भी बनाता नहीं है, ट्रेडिंग करता है, गुड्स को खरीद के लाता है और बेचता है, खरीद के लाता है, तो उसके लिए क्या होगा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। भाई हर क्वेश्चन में तुम्हें सब कुछ थोड़ा मिलेगा। भाई मेरा बिजनेस खाली ट्रेडिंग का है तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा क्या? मेरा बिजनेस खाली ट्रेडिंग का तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम होगा? नहीं होगा। हो सकता है कोई मटेरियल मैं यूज करता हूँ तो हो सकता है, लेकिन इन जनरल नहीं होगा। अच्छा, किसी पर्सन का बिजनेस फैक्ट्री है किसी की, तो वहां पर रॉ मटेरियल पड़ा होगा, वहां पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम होगा क्या? तो वहां पर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड नहीं होगा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ हमें जो स्टेटमेंट पैनल पढ़ने दिया हुआ है वो ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर दोनों के पॉइंट से दिया है। तो अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है तो वो भी ले लेंगे, और परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है तो वो भी ले लेंगे। अच्छा, फिर उसमें ऐड कर देंगे चेंज इन इन्वेंट्रीज। अच्छा, चेंज इन इन्वेंट्री ऐड करेंगे, सुना, चेंज इन इन्वेंट्री ऐड करेंगे तो वहां पर रॉ मटेरियल का चेंज नहीं लेंगे, रॉ मटेरियल का चेंज नहीं लेंगे। क्यों बताओ? रॉ मटेरियल का चेंज क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वो ऑलरेडी एडजस्टेड है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दे रखा है, उसका मतलब उसमें ओपनिंग स्टॉक जुड़ा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस है। भाई कंज्यूम बोला है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑलरेडी ऐड और लेस होता है, तभी तो आता है कंज्यूम। तो उसके अंदर तो ऑलरेडी एडजस्ट है, यानी रॉ मटेरियल का चेंज तो ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। अब हमें चेंज किसका लेना है? स्टॉक इन ट्रेड का। तो मेरे पास देखो, मैं कह रहा हूँ रॉ मटेरियल का चेंज ले लिया। आप देखो फैक्ट्री में क्या खाली रॉ मटेरियल होता है क्या? फैक्ट्री में वर्क इन प्रोग्रेस भी होता है, कुछ % माल बन गया, कुछ रह गया, आधा तैयार माल, सेमी फिनिश गुड्स, उसका भी तो मैं कह रहा हूँ वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक, उसका भी चेंज लेगा। और फैक्ट्री में क्या खाली वर्क इन प्रोग्रेस और रॉ मटेरियल होता है, बना हुआ माल भी होता है,
भाई फैक्ट्री, अगर मेरी चेयर बनाने की फैक्ट्री है तो हो सकता है मेरे पास प्लास्टिक पड़ा हो, और प्लास्टिक का ओपनिंग स्टॉक और प्लास्टिक का क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, वो तो मैंने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालते टाइम एडजस्ट कर लिया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो चेयर बना रहा हूँ, चेयर का ऊपर का पोर्शन बन गया है, बैठने वाला, नीचे वाली टांगे नहीं बनी उसकी, ठीक है, अब बताओ क्या बिक जाएगा मार्केट में? नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता है और वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक, तो उसका भी चेंज लेना है, ठीक है। इसके अलावा ऐसा भी तो हो सकता है कि खूब सारी चेयर बनकर तैयार है, बेचना बाकी है, जो बिल्कुल रेडी हो गई है, बेचना बाकी है, उसको क्या बोलेंगे? स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो मैं कह रहा हूँ अगर रॉ वर्क इन प्रोग्रेस का चेंज है, स्टॉक है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, तो उसका भी चेंज लेंगे, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक। अच्छा, हो सकता है फिनिश गुड्स हो, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक माइनस फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक, यानी फिनिश ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग स्टॉक, उसका भी चेंज लेंगे। और अगर हम ट्रेडर हैं, तो स्टॉक इन ट्रेड का ओपनिंग और स्टॉक इन ट्रेड का क्लोजिंग बैलेंस, उसका चेंज ले लेंगे। तो वो सब जोड़ लेंगे और उसमें क्या ऐड कर देंगे और बताओ? खर्चे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर्मूला में पता कहाँ मिलेंगे? वेजेस, वेजेस वगैरह, सैलरी वगैरह कहाँ दिखाई जाए? वेजेस जो होती है डायरेक्ट होती है, वो कहाँ होती है? एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस में। फॉर्मेट में देखो एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस था, वहाँ पर तुम्हें वेजेस मिल जाएगी। फ्रेट कार्टेज, फ्रेट